गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के लिए देखा था डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 1। उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था हाउ टू डिराइव डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो पार्ट 1 में जाना था। पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। बच्चों बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है डायमेंशन का, मैं आपको पहले बता दूं, इतना बेहतरीन इसका एप्लीकेशन है कि आप अगर एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भूल गए तो आप घर बैठे वहां पर आप फॉर्मूला बना सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2 एप्लीकेशन। बच्चों इसका पहला एप्लीकेशन होगा टू चेक द इक्वेशन। मतलब फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन सही है या गलत, ये चीज हम डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे आओ देखते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है मेरे पास, उसमें LHS होता है और RHS होता है। जैसे E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास है। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये वाला पार्ट RHS हो गया और ये वाला पार्ट LHS हो गया। अगर डायमेंशन ऑफ LHS, याद रखना, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर हो गया डायमेंशन ऑफ RHS के, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी जाके इक्वेशन करेक्ट होगा। अगर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल आ गया तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर अनइक्वल आया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहां तक लगभग समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। चेक करने का तरीका है LHS का डायमेंशन निकालो, RHS का डायमेंशन निकालो। अगर दोनों का डायमेंशन सेम आ गया तो मेरा इक्वेशन करेक्ट। और डायमेंशन निकालने का तरीका पिछले वीडियो में है। जिसको नहीं समझ में आया डायमेंशन निकालने का तरीका, वो YouTube पे टाइप करेंगे BDM स्कूल डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 1 मिल जाएगा आपको, और उसमें समझा रखा है कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। फॉर्मूला याद होगा, डायमेंशन निकालना। नेक्स्ट आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सबको पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये इक्वेशन सही है या गलत, ये चेक करता है। ऐसे तो सही है, सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे नज़र में सही है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग अभी चेक करेंगे कि ये इक्वेशन मेरा सही है या गलत। डिस्प्लेसमेंट LHS में यहाँ पे क्या है बच्चों? LHS में है डिस्प्लेसमेंट, और RHS में क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए इसका निकालिए। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? LHS का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, लेंथ लिख दिया। RHS का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो L/T इनटू T। डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए टाइम T, इस टाइम के लिए। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम के लिए टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होगा L, T का होगा T से T मर गया, क्या बचा? L। तो यहाँ पे LHS का डायमेंशन L है, मतलब m0, L1, T0। और यहाँ पर RHS का डायमेंशन क्या है? m0, L1, T0।
क्या ये दोनों सेम है? हाँ जी सेम है। LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल आ गया तो हाँ ये इक्वेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। अब से अगला सवाल जो मैं दूंगा तो उसको वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट इक्वेशन है P इज इक्वल टू 4T अपॉन R। नया इक्वेशन आया रे, नया इक्वेशन आ गया। 11th में नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, याद रखना। 11th फिजिक्स आसान नहीं है, 11th 12th का फिजिक्स आपको बहुत कुछ नई चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ P इक्वल टू 4T अपॉन R, ये फॉर्मूला आज तक आपने पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था कहीं भी, डायमेंशन में आपको पहले दिन मिल रहा है। अच्छा जी, क्या करें? तो अब हमसे पूछा गया ये इक्वेशन सही है या नहीं, पता करते हैं। वही सेम तरीका लगाएंगे, LHS का निकालेंगे, RHS का निकालेंगे। जहां पे P हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि प्रेशर है, T सरफेस टेंशन है। हाँ, ये सब चीजों का फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला भी लिख देते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और R यहाँ पर बच्चे रेडियस है। ठीक है, रेडियस जानते हो ना, जिस R रेडियस। ठीक है, समझ में आ रहा? अगला बात, चलो LHS में क्या है? प्रेशर है, और RHS में क्या है? 4T अपॉन R। चलो इसका डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? हमने बोला था आपको पिछले वीडियो में कि फोर्स का डायमेंशन टैटू कराने के लिए। चलिए LHS का निकालते हैं। यहाँ पे LHS मतलब प्रेशर है, LHS में क्या है? प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा, पहले फॉर्मूला देख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। बोला था टैटू कराने के लिए फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन आपको आना चाहिए, mLT-2 अपॉन एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है बच्चों L²। कैसे L² हुआ? अरे एरिया का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया का फॉर्मूला यही होता है, किसी भी फिगर का एरिया, किसी भी शेप का एरिया निकालना है वो इससे निकल जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फादर फॉर्मूला एरिया के लिए। अच्छा जी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया। लेंथ के लिए L, ब्रेड्थ भी तो L है तो L², तो एरिया का डायमेंशन L², मतलब m0 L² T0, दिस इज द डायमेंशन फॉर एरिया। समझ में आया? ये एरिया का डायमेंशन। तो ये एरिया की जगह L² हो गया, फोर्स का लिख दिया। ध्यान से देखना, प्रेशर का क्या हो जाएगा? m L1, L पे पहले से 1 है और ये 2 ऊपर जाएगा -2, T पे पावर -2 हो जाएगा। प्रेशर का क्या हो जाएगा? m L-1 प्लस माइनस माइनस का काम होगा, mL-1 T पे पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर, जो कि LHS का है। RHS का निकाल लेते हैं, कहो तो RHS का निकालो। चलो RHS में क्या है? RHS में क्या है? RHS में है T अपॉन R, 4T अपॉन R। बच्चे इसका तो डायमेंशन नहीं होता, बताया था डायमेंशनलेस क्वांटिटी का लिस्ट बनाई थी, उसमें नंबर भी था। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, 4T अपॉन R। T क्या है? सरफेस टेंशन। T है सरफेस टेंशन, बता दिया। T सरफेस टेंशन जिसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है, और रेडियस एक लेंथ है। अरे यार, T का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये जो सरफेस टेंशन है इसका फॉर्मूला लिख दिया फोर्स अपॉन लेंथ, और ये रेडियस L, तो क्या बचा? F/L²। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mLT-2 अपॉन L²। होगा कि नहीं होगा? सेम आ रहा है, देख लो, mL-1 T-2, -1 कैसे हुआ देखें। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हाँ ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे जिनसे नहीं हुआ। अगला सवाल देने जा रहा हूँ। अगला सवाल सुनते ही वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर आएंगे मेरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला इक्वेशन है आइंस्टीन का, बहुत ही फेमस इक्वेशन देने जा रहा हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने प्रूव किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc²। क्या ये इक्वेशन सही है?
हम आज आइंस्टीन पे सवाल उठाने जा रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन पे। क्या ये इक्वेशन सही है? आओ चेक करें। एलएचएस में क्या है मेरे पास? एलएचएस में ई है और आरएचएस में क्या है? mc²। ठीक, जहां पे ई क्या है? एनर्जी है, एम क्या है? मास है, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। बहुत फेमस इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। उस इक्वेशन को आज हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करने जा रहे हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत। नेक्स्ट आइए, चलिए एनर्जी का निकाले। एलएचएस में क्या है मेरे पास? एनर्जी। अच्छा जी, एनर्जी मैंने बताया था वर्क होता है, वर्क ही एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी ही वर्क में चेंज होता है। ठीक है, वर्क से आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से वर्क में। अच्छा नहीं आ रहा है तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। मैंने निकाल के दिखाया पिछले वीडियो में, हाफ mv² करके mgh करके, दोनों में एनर्जी का डायमेंशन सेम है। अच्छा जी, एनर्जी वर्क के बराबर होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स का फिर से आ गया, mlt-2 बोला था ना फोर्स का, याद कर लेने के लिए टैटू करा लो कहीं भी शरीर पर। mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट l होता है, क्या हो जाएगा? ml²t-2। एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अरे यार, m के जगह ml इनटू l² हो गया, t के -2। समझ में आया एलएचएस? चलिए आरएचएस का निकालें। आरएचएस में क्या है? मास के लिए कैपिटल M, मास के लिए कैपिटल M, और ये क्या है? c, स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू एक और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों? अरे मास के लिए m लिखा, ध्यान दो, मास के लिए m लिखा, c वेलोसिटी है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी है, तो c का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? m इनटू l/t इनटू l/t। डिस्प्लेसमेंट के लिए l लेंगे, t के लिए t लेंगे, ml²/t²। क्या आ जाएगा? ml²t-2। आरएचएस का डायमेंशन ये रहा, एलएचएस का डायमेंशन, दोनों सेम है। हाँ सेम है, दोनों सेम आ गया। देख लो, एलएचएस का डायमेंशन ये, आरएचएस का डायमेंशन ये। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? आइंस्टीन का दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है बात? सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अगला देखो, डायमेंशन का बहुत बड़ा ट्रिक है। डायमेंशन बहुत बड़ा चीज है। आपको फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन आए, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले वीडियो में मैंने यही बताया था कि कैसे आप डायमेंशन निकालते हो, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी बता दी। उसके बाद आपको डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्यों सीखे, डायमेंशनल एनालिसिस क्यों निकालते हैं, तो पहला चीज था कि हमने चेक किया इक्वेशन सही है या गलत। दूसरा एप्लीकेशन होगा टू चेक द इक्वेशन if incorrect, to check the equation, if incorrect, write correct equation। देखो कितना बढ़िया चीज है ये, कितना बढ़िया चीज है। पहले तो इक्वेशन को चेक करेंगे, अगर वो गलत निकल गया तो अभी तक हमने जितनी इक्वेशन को चेक किया वो सही निकला ना। अगर गलत निकल गया तो इक्वेशन को चेक करेंगे, अगर गलत निकला तो उससे हम सही इक्वेशन भी लिख सकते हैं, सही फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे बहुत बेहतरीन सवाल दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। H इज इक्वल टू, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, H इज इक्वल टू R रो G अपॉन 2T cos थीटा। R रो G अपॉन 2T cos थीटा, इसको चेक करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को चेक करना है। अगर ये इक्वेशन गलत निकला तो इस इक्वेशन को सही भी बनाना है, और किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। यही है सेकंड एप्लीकेशन। कितना बेहतरीन एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये। ठीक है, आई बढ़िया एप्लीकेशन देख रहे हैं। यहां पर बच्चे बता दें आपकी जानकारी के लिए, h हाइट है, GHT, हाँ सही लिखा था मैंने, h हाइट है, R रेडियस है, रो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पढ़ा होगा 9th क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। T यहां पर सरफेस टेंशन है, और किसी का चाहिए
अरे इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा 2 का, और cos थीटा एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। लिस्ट जो मैंने बनवाई थी डायमेंशनलेस क्वांटिटी की उसमें एंगल भी था, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। अरे cos थीटा 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू कोई नंबर ही आएगा, cos 45 का वैल्यू कोई नंबर ही आएगा, है नहीं, tan 30 का वैल्यू कोई नंबर ही आएगा, tan 45 का वैल्यू कोई नंबर, तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता। उसी तरह cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं डायमेंशन होगा बच्चों? अरे cos थीटा का कोई वैल्यू ले लो, cos 60 डिग्री ले लो, वैल्यू नंबर ही आएगा ना कोई, हाँ, cos 90 डिग्री कोई नंबर ही आएगा। अब कितना आएगा वो आपको पता है, वो नहीं बताऊंगा। cos 60 cos 90, साइन का देख लो, साइन 0 डिग्री कोई नंबर ही आएगा। तो इसीलिए एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। बचा क्या, 2 का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, भी नंबर है। अच्छा जी, चलिए यहाँ पर LHS में क्या है, H है जिसका डायमेंशन L होगा। अच्छा जी, RHS में क्या क्या है, RHS में देखो R रेडियस, L रेडियस के लिए L लिखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास बटे वॉल्यूम। अच्छा जी, मास बाय वॉल्यूम। जी के लिए क्या लिखेंगे, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है यार, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। अच्छा, अपॉन टी सरफेस टेंशन, मतलब फोर्स बाय, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेंसिटी मास बाय, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, रेडियस लेंथ होता है। सारा वैल्यू पुट कर दिया, चलो आओ निकाल लो। L इंटू एम बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होगा, L पे पावर 3 होगा। अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एरिया का L इंटू बी, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ के लिए L, ब्रेड्थ के लिए L, हाइट के लिए L, तो L क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा m0 L क्यूब T0, बात खत्म। तो वॉल्यूम के लिए L क्यूब इंटू ये वेलोसिटी है, देखो ये भी वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत करो। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम तो पहले से है ना, रख दिया, ठीक है, सब हो गया। बात पे फोर्स mlt-2 अपॉन L, खत्म, L से L खत्म, ठीक है। आइए ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर क्या है, m L डिस्प्लेसमेंट के लिए L, अरे ये m लिखा, ये L लिखा, डिस्प्लेसमेंट के लिए L अपॉन L क्यूब और T स्क्वायर, ठीक है, L क्यूब और T स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। क्या हो जाएगा, देख लो, ml स्क्वायर T-2 अपॉन L क्यूब, अबे यही तो होगा, ml स्क्वायर T ऊपर गया -2 L क्यूब अपॉन, नीचे में क्या, नीचे में कुछ बचा है, mlt-2, सॉरी L तो कट गया, L से L कैंसिल, mt पे पावर -2, ऊपर मिटाएं, चलिए ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं, किधर मिटाओ, ये मिटा दो। इक्वेशन वैसे लास्ट में याद रखना क्या था, क्या दिया था मैंने, इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, गलत वाला, ठीक है। आइए क्या है, ml स्क्वायर T-2 अपॉन L क्यूब अपॉन mt पे पावर -2, ठीक है। अच्छा जी, इससे ये खत्म, यहाँ एक L बचेगा, इससे ये कट जाएगा, एक L बचेगा, क्या बचेगा, mt पे पावर -2 अपॉन L अपॉन mt पे पावर -2, ये खत्म, क्या बचा, 1 अपॉन L, मतलब RHS का डायमेंशन क्या आया था, LHS का डायमेंशन L था, देखो ध्यान से, LHS का डायमेंशन क्या था L, और RHS का डायमेंशन क्या आया 1/L, क्या आया RHS का डायमेंशन 1/L, दोनों अलग अलग है। तो इक्वेशन जो मैंने लिखा था, जो इक्वेशन लिखा था वो गलत है, समझ में आ रहा है। अरे इक्वेशन क्या था, H इज इक्वल टू R रो G अपॉन 2T cos थीटा, यही था ना, इसका डायमेंशन 1/L आया और इसका डायमेंशन L है। अरे यार इसका डायमेंशन 1/L अभी तो निकाला यार, ये सॉल्व करके अभी तो निकाला 1/L, और इसका डायमेंशन L है, समझ में आ रहा है इसका डायमेंशन। अच्छा क्या करें कि दोनों का डायमेंशन सेम आ जाए, मतलब इधर भी L इधर भी L, इसका मतलब इसको उलट दे,
अरे यार इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या है 1/l। नहीं यार समझो, ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या है 1/l, इसका डायमेंशन है l। ऐसा क्या करें कि दोनों का डायमेंशन सेम हो जाए? अरे 1/l को उल्टा कर दो तो l नहीं बन जाएगा, बात खत्म। अरे यार तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा बच्चे? यहाँ लिख रहा हूँ करेक्ट इक्वेशन, यहाँ लिख रहा हूँ h इज इक्वल टू r रो g, इसको उल्टा कर दो 2t cos थीटा अपन r रो g। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। कैसे निकाला? अरे यार दोनों एक तरफ का डायमेंशन निकाला, जो गड़बड़ी दिखी उसको सही कर दिया, ठीक है, जो गड़बड़ी दिखी उसको सही कर दिया, बात खत्म। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था डायमेंशन का, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है जो थर्ड एप्लीकेशन है बच्चे, मैं पहले बता दूं आपको, थर्ड एप्लीकेशन सीखने से पहले जो थर्ड एप्लीकेशन होगा उस पर एक और वीडियो कल आएगी आपके, कल या परसों आएगी, परसों आएगी एक वीडियो जो क्योंकि थर्ड एप्लीकेशन अभी मैं समझाऊंगा, उस पर एक सवाल कराऊंगा और उस पर अच्छे अच्छे सवाल अगले वीडियो में दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे। जो थर्ड एप्लीकेशन क्या कहता है पहले देख लो। थर्ड एप्लीकेशन कहता है टू राइट द फॉर्मूला, आ गया, जो जिस चीज के लिए हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं वो आ गया। टू राइट द फॉर्मूला जस्ट बाय knowing factors on which physical quantity depends। ठीक है, आ गया। जिस चीज के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं वो चीज आ गई। इस चीज के लिए मेन पढ़ते हैं। हमको फॉर्मूला नहीं पता किसी चीज का, हम घर बैठे फॉर्मूला बना लें, क्या यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके। बस हमको क्या पता होना चाहिए, जिस चीज का हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम भूल गए, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये चीज पता हो कि रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चीज पता होगी तब जाके हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इस वाले टॉपिक पे एक वीडियो आएगी 20 से 25 मिनट की, और पहले बता दूं यहां पे एक मैं छोटा सा सवाल लेकर के ये चीज समझा दूंगा एक एग्जांपल से, लेकिन इस पे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। एसएचएम पे सवाल आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल आएगा, ठीक है, पेंडुलम का सवाल आएगा, बॉब का सवाल है, बहुत सारे सवाल आएंगे इस पे। तो इसीलिए चिंता नहीं करना है, इस पे एक और वीडियो आ जाएगी, परसों आएगी। ठीक है, कह रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला हम भूल गए। इसका फॉर्मूला भूल गए, फोर्स का। सबको पता है यार, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मान लो भूल गए, नहीं पता मास। बस हमको ये पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अच्छा जी, प्रोपोर्शनलिटी भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली। पावर x मान लो, पावर y मान लो। अगर इसका पावर निगेटिव है तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। देखो यार, हमको बस ये पता है कि फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता। ये चीज समझने वाली बात। फोर्स हमको पता है मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे, उल्टा या सीधा पता नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नहीं पता। उसी तरह एक्सेलरेशन, ये भी नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली या डायरेक्टली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर दोनों पे लगा लेंगे। अगर x की वैल्यू निगेटिव आएगी, अगर x की वैल्यू निगेटिव आएगी तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर y की वैल्यू निगेटिव आएगी तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, देखो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर? हमको पता है कि पॉजिटिव ही होता है, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता था। हम मान लो कि हम भूल गए फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन हमको नहीं आता। चलिए, मास का पावर x मान लिए, a का पावर y मान लिए,
अच्छा जी, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के, कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी हटा के, कांस्टेंट m टू द पावर x a टू द पावर y। ठीक है, आइए जी, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, mlt-2। देखो फॉर्मूला बनाने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए। फोर्स का mlt-2 हमको पता था, हम भूल गए फॉर्मूला। आइए जी देखते हैं, k का कोई डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते। देखो बताते हैं अभी, k कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते। m मास टू द पावर x, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम टू द पावर y। अच्छा जी, k m टू द पावर x, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, एक टाइम पहले से, टू द पावर y। समझ, एक्सेलरेशन को तोड़ा v अपॉन t में पावर y लगा रखा है, वेलोसिटी को तोड़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, ये वाला टाइम पहले से है। अच्छा जी, k m टू द पावर x, कैपिटल है, m टू द पावर x l बाई टी स्क्वायर टू द पावर y। ठीक है, और इधर क्या है, mlt-2 1। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t पे पावर -2, यहाँ पे है k m टू द पावर x l टू द पावर y और t टू द पावर -2y। कैसे होगा, m टू द पावर x l टू द पावर y, ठीक है, और ये 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, t टू द पावर -2। अब दोनों को कंपेयर करो, यहाँ बेस m, यहाँ बेस m, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर x, तो x का वैल्यू 1 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना x का वैल्यू 1। अरे यार, m टू द m दोनों बेस सेम है, x यहाँ 1 यहाँ, x का पावर, x का वैल्यू क्या है 1 है। L1 ये बेस देखो, ये बेस देखो, y और 1, तो y का वैल्यू क्या है 1। यहाँ देखो t, इसका मतलब -2 इज इक्वल टू -2y लिख सकते हैं। अरे यार, ये दोनों बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, -2y -2 दोनों सेम कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। फॉर्मूला पुट कर दो, F इज इक्वल टू k m टू द पावर x था, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 आया है, पावर 1। a का वैल्यू, a का पावर y था, y का वैल्यू क्या है 1, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लो प्रूफ हो गया। हाँ, एक डायमेंशनल का लिमिटेशन है, डायमेंशन का, ये जो कांस्टेंट हमने माना है उसका डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। थोड़ा सा लिमिट है कि ये जो k हमने माना है इसका डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते। तो फोर्स का फॉर्मूला पहले से पता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, प्रूफ हो गया डायमेंशन से। क्लियर, एक बार और देख लो, फोर्स हमको ये पता है, m पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है, सारी चीजें सॉल्व करी, निकाल लिया। यहाँ पर कंपेयर किया, बेस सेम है, x का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाला, x के जगह 1 रखा, y के जगह 1 रखा, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अगर यही -1 आता, माइनस आता, तो ये डिवाइड में चला जाता, a/m हो जाता। ठीक है, चलो, यही 3 एप्लीकेशन है। इस तीसरे एप्लीकेशन पे एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2 में हम चल रहे थे और 3 एप्लीकेशन हमने देखा। अगर कोई समस्या, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्लास कंक्लूड करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।